हे हेलो हाय वीवर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आज हम लोग अपने एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें एलटी के जो फर्स्ट यूनिट है उसके ऊपर आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, और जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही चर्चा करेंगे। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंट्रो ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस याद करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई, जिसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे तरीके से डेफिनेशंस को याद कर लेंगे। तो गाइज, एक पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठिए। नहीं, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, बिना नोट्स की प्रिपरेशन मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो है मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले मीनिंग के बारे में जानते हैं। हमारी फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशंस क्या है, मीनिंग्स क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग क्या है, इन सब के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर अपन बुक के हिसाब से देखें तो बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो इतना हम लोगों को नहीं जाना है। उतना ही समझना है जितना कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हो और हमें समझ में आ जाए। हम एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम उन्हें सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हमारी फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग क्या है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बोल सकते हैं, एजुकेशन थ्रू मूवमेंट इज कॉल्ड फिजिकल मूवमेंट। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम मूवमेंट के द्वारा कोई भी क्रिया सीखते हैं तो उसको हम लोग फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, इस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला फिजिकल और दूसरा एजुकेशन। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, हमारा मोटर मूवमेंट, स्किल या फिजिकल एक्टिविटी। और एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब होता है गाइस नॉलेज गेन करना, शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा क्या है, शिक्षा हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, एक बालक है, बच्चा है, जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर जब तक वह जीवित रहता है तब तक वह अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और इसी को हम लोग शिक्षा कहते हैं। शिक्षा केवल पढ़ने लिखने या ऐसी चीज़ों से सिर्फ शिक्षा ही नहीं कहते कि हम लोग पढ़ लिए लिख लिए स्कूल चले गए किताबों से, उन्हें हम लोग एजुकेशन नहीं कहते कि हाँ शिक्षा यही है। और शिक्षा क्या होती है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है गाइस, क्या है शिक्षा ज्ञान की वह प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहार को उन्नति की ओर ले जाती है। ठीक है, हमारा ऐसा व्यवहार हो कि उन्नति की ओर हमें ले जाए, ये शिक्षा कहलाती है। अब मीनिंग समझ ली, फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, आप किसी को बताना है मीनिंग क्या है फिजिकल एजुकेशन की, तो आप बता सकते हैं क्या है कि एजुकेशन थ्रू मूवमेंट इज कॉल्ड फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग है। फिजिकल एजुकेशन हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है, फिजिकल और एजुकेशन। फिजिकल का मतलब होता है मोटर एक्टिविटी या स्किल, और एजुकेशन मतलब शिक्षा। अब एजुकेशन में फिजिकल लग गया है तो यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वो हमारा फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं हमारी डेफिनीशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डेफिनीशंस इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सब्जेक्ट का। डेफिनीशन से क्वेश्चन आना निश्चित होता है, अनिवार्य होता है। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको पूरी डेफिनीशन बिल्कुल भी नहीं याद करने की, आपको पूरा डेफिनीशन पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। टीजीटी लेवल एग्जाम में क्या होता है, टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी का भी एग्जाम हो, तो उसमें क्या करते हैं, आपको डेफिनीशंस लिख के दे देंगे, आपको बस बताना होता है ये किसकी डेफिनीशन है, किसके द्वारा ये डेफिनीशन बताई गई है। तो बस इतना याद करना है। फिजिकल एजुकेशन में 6 से 7 डेफिनेशंस जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो आज हम जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। जैसा कि कुछ डेफिनेशंस तो बहुत ही आसान है जिनको आप कभी भूल भी नहीं सकते। जैसे कि हमारे विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि आज के युग में भगवत गीता से ज़्यादा हमें क्या ज़रूरत है, किसकी, फुटबॉल के मैदान की। ये हमारे विवेकानंद जी ने कही है। इस टाइप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जी हाँ, हम लोग बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की परिभाषा के बारे में। परिभाषा कही किसने कहा है, क्या है, तो परिभाषा जो डेफिनेशन है हमारे एग्जाम में हमेशा से पूछते हैं, आता है एग्जाम में। तो इससे क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे डेफिनेशन से। डेफिनेशन से आपको पूरी डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है, आपको सिर्फ उसका ये याद करना है कि ये डेफिनेशन किसने
लिखी है या बताई है। हमारे एग्ज़ाम में क्या आएगा, टीजीटी पीजीटी या एलटी लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेशंस लिखी होंगी, आपको सिर्फ बताना क्या है कि ये डेफिनेशन किसने बताई है। इसलिए आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप पूरी की पूरी डेफिनेशन रट्टा मारें, याद करें। तो आपको सिर्फ एक क्या करना है, कीवर्ड पकड़ना है अपने डेफिनेशन से, कीवर्ड के तहत आपको याद करना है। अब आपको करना क्या है, एक पेन और कॉपी लीजिए, उनमें ये जिन्होंने ये डेफिनेशंस लिखी हैं, इन राइटर्स के नेम लिखिए, जैसे जेबीनेस लिखी है उसके आगे कीवर्ड लिखिए जो इनके डेफिनेशंस में आती है, जो आपको सुटेबल लगती है। मैंने जिस तरीके से याद की वो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, और आपको जिस तरीके से याद करनी है वो आप कर लीजिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे जेबीनेस ने क्या कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। तो क्या कहा है जेबीनेस ने कहा है शारीरिक शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसका संबंध बड़ी मांसपेशियों की प्रक्रियाओं तथा उनके साथ संबंधित प्रक्रियाओं से है। तो गाइस जेबीनेस ने हमारी बिग मसल यानी बड़ी मांसपेशियों के बारे में बात की है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं किससे, जेबीनेस की डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन में आपको बिग मसल दिखती है तो बिना कंफ्यूज हुए आप चुपचाप से जेबीनेस लगा दीजिए कि जेबीनेस ने डेफिनेशन कही है। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन कंप्लीट होती है, जेबीनेस ने बिग मसल के बारे में बात की है। अब हम अगली डेफिनेशन नंबर 2 है हमारी डेल्बर्ट ऑबर्ट-ट्यूफर ने। तो डेल्बर्ट ऑबर्ट-ट्यूफर ने क्या कहा है गाइस, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जिनकी प्राप्ति व्यक्ति की क्रियाओं द्वारा होती है। किसके द्वारा, क्रियाओं द्वारा होती है। तो इसमें आप याद कर सकते हैं डेल्बर्ट ऑबर्ट-ट्यूफर ने थ्रो मूवमेंट के बारे में बात किया। आप हिंदी में बात कर सकते हैं कि व्यक्ति की क्रियाओं के बारे में बात किया है, इंग्लिश में करना चाहें तो थ्रो मूवमेंट के बारे में कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक कीवर्ड बनाना है जो आपको सही लगे, आप वो कीवर्ड इन राइटर्स के आगे लिख लीजिए। पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लंबा चौड़ा सा नोट्स बनाए, आपको सिर्फ उतना लिखना है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डेल्बर्ट ऑबर्ट-ट्यूफर ने थ्रो मूवमेंट के बारे में बात की है। अब हमारी नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन क्या आती है, गाइस, आरकेएसडी। क्या, आरकेएसडी। तो आरकेएसडी ने क्या कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस ऑन मोटर एक्टिविटी। तो आरकेएसडी ने क्या कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंज इन द इंडिविजुअल कॉज्ड ऑफ एक्सपीरियंस ऑन मोटर एक्टिविटी। यानी शारीरिक शिक्षा मनुष्य के भीतर उन परिवर्तनों का समूह है जो गति भरे अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। क्या, गति भरे अनुभव द्वारा प्राप्त होती है, यानी मोटर एक्टिविटी के द्वारा प्राप्त होती है। तो याद करिएगा, आरकेएसडी मोटर एक्टिविटी। क्या, आरकेएसडी ने मोटर एक्टिविटी के बारे में बताया है, और हिंदी में करना है तो आप कह सकते हैं कि गति भरे अनुभव, ठीक है, गति भरे अनुभव या मोटर एक्टिविटी। तो एक बार हम लोग रिवीजन करें। क्या, पहली हमारी डेफिनेशन किसकी थी, जेबीनेस की। जेबीनेस ने क्या किया था, बिग मसल्स के बारे में बात किया था, बड़ी मांसपेशियों के बारे में बात किया था। दूसरी हमारी क्या थी, डेल्बर्ट ऑबर्ट-ट्यूफर ने हमारी थ्रो मूवमेंट के बारे में बात किया था। नेक्स्ट हमारी थर्ड जो डेफिनेशंस थी उसमें हमारे आरकेएसडी जी ने मोटर एक्टिविटी के बारे में बात किया है। तो ये हमारी 3 डेफिनेशंस कंप्लीट होती है हमारी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। अब हमारी फोर्थ आती है एच.सी. बक ने। एच.सी. बक ने क्या कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ जर्नल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज द कंसिडर्ड विद द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटीज। It is the education of the whole child by means of physical activities. Physical activities are the tools. They are so selected and conducted as to influence every aspect of child life physically, mentally, emotionally and morally. तो एच.सी. बक ने चाइल्ड के डेवलपमेंट के बारे में बात किया। इन्होंने यहाँ पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड मॉरली के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या कहा है गाइस, अगर आप हिंदी में देखना चाहें डेफिनेशन, तो शारीरिक शिक्षा समान शिक्षा कार्यक्रम का वह भाग है जिसका संबंध व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों की वृद्धि, विकास और शिक्षा से है। यानी इन्होंने बच्चों की वृद्धि और विकास के बारे में बात किया है। अगर आप हिंदी में लेना चाहें तो इसमें याद कर सकते हैं बच्चों की वृद्धि और विकास, ठीक है। तो इसमें अगर आप फॉर ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि एच.सी. बक ने हमारे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, जहाँ पे फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली आपको डेफिनेशन में दिखे, आप चुपचाप से एच.सी. बक को लगा दीजिएगा। एच.सी. बक ने हमारे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली के बारे में बात किया है, इनकी डेफिनेशन से ये। तो एच.सी. बक की फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली किसकी है, एच.सी. बक की है। आरकेएसडी की क्या है, आरकेएसडी ने क्या बताया था, मोटर एक्टिविटी बताया था।
अब हमारी नेक्स्ट फिफ्थ डेफिनेशन आती है। आपड़ ने क्या कहा है? आपड़ ने कहा है फिजिकल एजुकेशन इज द वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज विच आर सेलेक्टेड कैरिड ऑन द रिगार्ड्स टू वैल्यू इन द ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। तो आपड़ ने कहा है शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शिक्षा का वह ढंग है जो मनुष्य के उन्नति विकास व्यवहार मूल्यों के अनुसार ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? उन्नति विकास व्यवहार, यानी इन्होंने ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बात किया है। आपड़ ने ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बात की है, तो आपड़ लिखिए, आपड़ के आगे लिखिए ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, हमारे आपड़ ने ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बात किया है। ये आपकी 5वीं डेफिनेशन कंप्लीट होती है। हमारी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो 5वीं डेफिनेशन है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आती है हमारी 6 जेपी थॉमस की। जेपी थॉमस ने हमारे क्या कहा? जेपी थॉमस ने कहा है कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में उसके शरीर मन और आत्मा, तो कह सकते हैं जेपी थॉमस ने बच्चों के शरीर और मन और आत्मा के डेवलपमेंट के बारे में बात की। तो अब जेपी थॉमस से आप क्या ले सकते हैं? बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। क्या? बॉडी माइंड एंड स्पिरिट ले सकते हैं। तो जेपी थॉमस ने कीवर्ड ले लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे इसमें से आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने जो लिया है वो मैंने आपको बताया है। तो ये हमारी 6 डेफिनेशन कंप्लीट होती है जेपी थॉमस की। अगर आप रिवीजन करना चाहें तो आप जा सकते हैं। पहला हमारा क्या था? पहला जेबी नेस जी ने हमारी बिग मसल के बारे में बात किया था। उसके बाद डेल्बर्ट ऑफरट्यूफर ने हमारे थ्रो मूवमेंट के बारे में बात किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने RKSD के बारे में बात किया था, उन्होंने मोटर एक्टिविटी के बारे में बात किया था। RKSD की बात हम लोगों ने किसकी पढ़ी थी? जेपी थॉमस की पढ़ी थी, जिन्होंने HC बक की पढ़ी थी, जिन्होंने मेंटली फिजिकली इमोशनली के बारे में बात किया था। अब HC बक के बाद हम लोगों ने किसकी पढ़ी थी? HC बक के बाद जेपी थॉमस की पढ़ी थी। जेपी थॉमस ने किसकी बात कही थी? जेपी थॉमस ने बॉडी माइंड एंड स्पिरिट की बात कही थी। और आपड़ की पढ़ी थी, आपड़ ने ह्यूमन ग्रोथ की बात करी है। अगर आप ये डेफिनेशन 2 से 4 बार रिवीजन लिख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, रोज देखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी भूलेगी नहीं, याद रहेगी। ठीक है, पूरा आपको इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करनी कि बहुत हार्ड स्टडी करें कि पूरा रट्टा मारे, पूरा डेफिनेशन लर्न करें, ऐसा कुछ मत करिए। आप स्मार्ट स्टडी करिए। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपके पास नॉलेज होनी है कि हमको पता हो कि हमें सब नॉलेज सब होना है, पर उतना ही करना है जितना इंपॉर्टेंट हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जेपी थॉमस ने क्या कहा? बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के बारे में बात करी है। तो ये हमारी 6 डेफिनेशन कंप्लीट होती है फिजिकल एजुकेशन की। अब हम लोग इस बात करते हैं हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे किसके? फिजिकल एजुकेशन के। पहले तो आप ये जानिए हमारे एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं तो वो भी सुन लें, जो नहीं जानते वो भी सुन लें। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के का मीन्स क्या होता है? एम्स मीन्स क्या होता है? लक्ष्य होता है। जैसे कि सबका एक लक्ष्य होता है पर्टिकुलर। जैसे अभी हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें आने वाली जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है, किसी का टारगेट LT होगा, किसी का TGT PGT नेट DSSS जो भी होगा, तो वो उसका एम है। अब वो किस तरीके से उस एम को पे जा रहा है, किस तरीके से एम को पाना चाहता है, तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। यानी ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं एक स्टेप है, रास्ता है, और एम क्या है? एक लक्ष्य है। ठीक है, एम और ऑब्जेक्टिव में ये डिफरेंस है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? अब फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपली हम लोग कह सकते हैं गाइस, अगर लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहते हैं, इज टू डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली मेंटली सोशली इमोशनली। इसका सर्वांगीण विकास, जिसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही फिजिकल एजुकेशन का एम है। एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का? फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकली में शारीरिक रूप से फिट होना बिल्कुल, ठीक है। इमोशनली मतलब इमोशनल में क्या होता है? संवेगात्मक रूप से उसका विकास करना। सोशल में सामाजिक रूप से उसका विकास करना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स बौद्धिक विकास, मीन्स ज्ञान का विकास करना, नई नई चीज़ें सीखना, इंटेलेक्चुअल में आती हैं। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट गाइस, न्यूरोमस्कुलर मीन्स क्या होता है? यहाँ पे 2 चीज़ों से ये बना हुआ है। किससे? न्यूरोमस्कुलर नर्वस सिस्टम और हमारे मस्कुलर सिस्टम से बना हुआ है। तो न्यूरोमस्कुलर का मतलब क्या हुआ है? हमारा जो नर्व सिस्टम है और जो मस्कुलर सिस्टम है, दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑब्जेक्टिव में आती हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आती है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में? जी हाँ, इसके बारे में बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप सभी को पता है हमारे फिजिकल एजुकेशन के फाउंडर कौन है? फिजिकल एजुकेशन के फाउंडर हमारे कौन है?
तो याद रखिए कौन है, फ्रेडरिक जॉन है। कौन है, फ्रेडरिक जॉन है। इन्होंने कब इसे फाउंड किया, किसे, फिजिकल एजुकेशन को? तो फ्रेडरिक जॉन ने 1820 ईस्वी में हमारा फिजिकल एजुकेशन को फाउंड किया है। ठीक है, याद रखिएगा, फाउंडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रेडरिक जॉन, 1820 में इन्होंने फाउंड किया था। अब हम लोग नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बाद, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो इसके अंदर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, कल्चरल डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी एडजस्टमेंट होता है, सोशल एडजस्टमेंट होता है। आई होप इनके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है सभी समझते होंगे, कल्चरल क्या है सांस्कृतिक रूप से विकास है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इनके अंदर है ज़्यादा। तो ये सारी हमारे क्या है, फिजिकल एजुकेशन की नीड्स हैं। ठीक है, आवश्यकताएं हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑरिजिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्या, ऑरिजिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो बस हम लोग बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है। तो इस एम्स क्या होता है, एम हमारा क्या है, एम का मतलब उद्देश्य होता है। आप सभी का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, जैसे किसी का होगा कि मुझे यूपीएलटी एग्ज़ाम निकालना है, या भी जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम आएगा उसको निकालना। तो ये क्या हुआ, हमारा एक उद्देश्य हुआ, क्या हुआ, एक लक्ष्य हुआ। एम क्या है, एम मीन्स लक्ष्य होता है। कैसे हम लोग एम्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के, जैसा कि क्या है, पहले हम लोग जानते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है। एम्स मीन्स क्या होता है, लक्ष्य, सबका एक लक्ष्य होता है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। जैसे हमारा लक्ष्य क्या होगा, हम लोग का है कि फिजिकल एजुकेशन में जो भी वैकेंसी आएगी हमें क्या करना है, उसको क्रैक करना है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अब उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का मीन्स क्या होता है कि जो रास्ता, मतलब जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता दिखाए वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है। कह सकते हैं कि एम जो है हमारा, वो हमारा एम्स क्या है, एम्स तो लक्ष्य हो गया, पर उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो स्टेप्स होती है ना, जो सीढ़ी होती है, जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। अब जैसे फिजिकल एजुकेशन का अगर एक टीचर है तो उसका लक्ष्य क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा। अब जो फिजिकल एजुकेटर है, टीचर है, उसको ये समझने की आवश्यकता होती है कि उसे क्या कैसे करना है, अपने स्किल को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, और अगर स्टूडेंट है उसके अंदर तो उसको कैसे बढ़ाना है, और उसको कैसे, मतलब सारी शिक्षा जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है उसको क्या ऐसा करे कि उसको बहुत ही बेहतर ढंग से, उसको शक्तिशाली और प्रभावशाली ढंग से उसको बढ़ा सके। तो जैसे कि फिजिकल एजुकेशन के, अगर किसी फिजिकल एजुकेशन कोई टीचर है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा कि अपनी जो स्किल है ना उसको भी बेटर बनाए, अपना जो सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना क्या करे, अब इम्प्रूवमेंट लाए। अगर उसका स्टूडेंट है, किसी को ट्रेन कर रहा है, तो उसके स्किल को सुधारे, उसको जिस लेवल पे जाना है उसको उस लेवल पे ले जाए। ये सारे अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अब ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये कुछ यहाँ पे डिस्कशन, अगर किताब में जाएंगे तो उसमें क्या है, बुक में हमारे जैसे बहुत सारे राइटर हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से एम्स और ऑब्जेक्टिव को डिवाइड कर रखा है। जैसे जेबी ने इसके अनुसार जो बताया है, उन्होंने बताया शारीरिक अंगों का विकास, सर्वांगीण विकास, निर्वाचनक विकास, पेशी तंत्रिका का तंत्र का विकास। ऐसे एच.सी. बक हैं और हैंगमैन है, ब्राउन वेल है, इन सब ने अपने अलग अलग तरीके से एम्स और ऑब्जेक्टिव बताए हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या एम और ऑब्जेक्टिव है, तो आप याद रखिए फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हमारा जो एम है फिजिकल एजुकेशन का, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फिजिकली डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं किसके, फिजिकल एजुकेशन के। गाइस अब हम बात करते हैं हमारा फिजिकल एजुकेशन के फाउंडर कौन है। हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इसके फाउंडर कौन है। तो फिजिकल एजुकेशन के फाउंडर कौन है, फ्रेडरिक जॉन है। कौन है, फ्रेडरिक जॉन। इन्होंने 1820 में क्या किया था, फाउंड किया था, बनाया था किसको, फिजिकल एजुकेशन को। तो याद रखिएगा फिजिकल एजुकेशन के फाउंडर फ्रेडरिक जॉन है, 1820 में इन्होंने फाउंड किया था। अब नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं कि इसकी नीड क्या है, आवश्यकताएं क्या हैं। तो गाइस जो है हमारी फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो क्या है, जैसे कि क्या है, अगर हम आज के युग में बात करें, आधुनिक युग में, तो आधुनिक युग में क्या है ना, इतना ज़्यादा तनाव, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, सामाजिक विघटनाएं हो गई हैं,
बहुत सारी परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो गई हैं, और लोग क्या होता है कि हमारी जो सभ्यता है ना, कि कह सकते हैं कि उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया, जिसे बचाने के लिए मानव को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है, इसके लिए जिसके लिए हमारी शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। जैसे क्या समझा जा सकता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बालक का सर्वांगीण विकास, नेचर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटल डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, यूज ऑफ फ्री टाइम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, और कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन ऑफ ब्रदरहुड और अवर सोशल स्ट्रक्चर, कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, गेन इन द हेल्थ रिलेटेड नॉलेज, और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड करिकुलम। ये सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, किसके अंदर आती हैं, हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब बोले कि हम लोग क्या अब इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, बस आप इतना रखिए कि क्या जरूरत है। बालक का कहते हैं बालक का सर्वांगीण विकास, तो बालक का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है। अब जाइए, जब फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसके माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं, बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। सारी हमारी क्या इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आती है कि फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर हमारा क्या क्या आता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, सर्वांगीण विकास बालक का हो जाता है। नेचर डेवलपमेंट होता है, यानी कि प्राकृतिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आत्मविश्वास का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, खाली समय का सदुपयोग होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का विकास होता है। हमारा सामाजिक ढांचा जो है, मतलब अवर सोशल स्ट्रक्चर जो है, उसका विकास होता है, और सकारात्मक सोच का विकास होता है। तो ये सारे हमारे क्या है, इम्पॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन के। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑरिजिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन के उद्गम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोगों ने इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इसके अंदर हम लोगों ने इसको 6 भागों में हिस्ट्री को डिवाइड किया। जैसे क्या, एंशियंट ग्रीस की हिस्ट्री है, रोम की हिस्ट्री है, जर्मनी की है, स्वीडन, डेनमार्क, रसिया। तो गाइस ये एग्जाम में सिलेबस में हमारे हैं, ये इससे पूछते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछ लेगा कि एंशियंट जो हमारा ग्रीस है, यानी ये ग्रीस जिसको हम लोग यूनान भी बोलते हैं, एथेंस काल में, कि वहाँ के टीचर को क्या बोलते थे, स्नानघर को क्या बोलते थे, संगीतालय को क्या बोलते थे, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो पहला हमारा क्या है, एंशिएंट ग्रीस। जो ग्रीस है इसको हम लोगों ने कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया है। तो एंशिएंट ग्रीस मीन्स क्या, यूनान का इतिहास हम कह सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस की इतिहास। तो हम लोग इसमें बात करें गाइस, तो इसको क्या है कि शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से जो हमारे यूनान वासी हैं, यूनान के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में हमारे यूनान वासियों ने इस किसको, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण को डिवाइड किया है। जिसके अंदर हमारा होमरिक पीरियड, स्पार्टा पीरियड, अर्ली एथेंस पीरियड, लेटर एथेंस पीरियड आता है। यानी होमरिक पीरियड मीन्स होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल, इन 4 कालों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा होमर काल यानी होमरिक पीरियड के बारे में। देखिए इसमें अगर देखेंगे तो हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, पर लंबी चौड़ी हमको नहीं पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसी को पढ़ना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो होमरिक पीरियड की, तो कैसे होमरिक पीरियड में क्या होता था, इस काल के जो लोग थे उनका मुख्य कार्य क्या था, उनका मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन था। गाइस होमर नामक एक, इसमें क्या याद करेगा, होमर नामक एक नेत्रहीन कवि थे जिन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की है, जिसका नाम क्या था, इलियड और ओडिसी था। अब इस इलियड और ओडिसी के जो दो महाकाव्य थे गाइस, तो इसकी तुलना इन लोगों क्या था, इसकी तुलना वेद व्यास के वेदों से की गई थी। अगर क्वेश्चन आता है इलियड और ओडिसी की तुलना किससे की गई थी, याद रखिएगा वेद व्यास जी के लिखे हुए वेदों से की तुलना की गई थी। और किसने लिखी है, तो होमर एक नेत्रहीन कवि थे जिन्होंने 2 महाकाव्य की रचना की थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, एम क्या था होमरिक पीरियड का, तो याद रखिएगा हमारा होमरिक पीरियड का, होमर काल का जो उद्देश्य था वो क्या था, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम था। क्या था, मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, ये हमारा होमर काल का क्या था, एम था। और इसमें याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि होमर को देश का गुरु माना जाता था। जो होमर थे उनको देश का गुरु यानी एडुकेटर ऑफ ग्रीस माना जाता था। और
इसमें अगर और बात करेंगे तो इसमें और इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अब ज़्यादा और कुछ नहीं, इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बस याद रखिएगा होमवर्क काल में हमारा क्या है, होमवर्क पीरियड एम क्या है, होमवर्क पीरियड का है, मैन ऑफ एक्शन मैन ऑफ विजडम है, और इलियड और ओडिसी नामक 2 महाकाव्य लिखे गए थे जिसको एक होमर नामक नेत्रहीन कवि ने लिखा था, और होमर को तो इसका गुरु माना जाता था। ठीक है, ये हमारी होमवर्क काल के बारे में जानकारी हो गई। अब हम लोग स्पार्टा के बारे में पढ़ते हैं। स्पार्टा को गाइस हम लोग क्लासिकल एज भी कहते हैं, यानी शास्त्रीय युग क्लासिकल एज भी कहते हैं। स्पार्टा में बहुत सारी कुछ चीज़ें हुई थी। स्पार्टा काल से ही हमारी जो सिस्टमेटिक शिक्षा प्रणाली आई थी ना, स्पार्टा काल में ही आई थी। यानी स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगॉग कहा जाता था। जी हाँ, एग्जाम में आता है एगॉग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा स्पार्टा में जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसको हम लोग एगॉग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, एगॉग कहा जाता था। और स्पार्टा कहाँ पे स्थित था, तो याद रखिएगा यूरोटॉस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, याद रखिएगा यूरोटॉस नदी के किनारे स्थित था। अब स्पार्टा में जो गाइस जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसके संचालक को, कोऑर्डिनेटर को क्या कहते थे, पेडोनोमस कहा जाता था। याद रखिएगा क्या, पेडोनोमस क्वेश्चन आता है, पेडोनोमस किसे कहा जाता था, संचालक को कहा जाता था, टीचर को कहा जाता था, किसको, तो याद रखिएगा संचालक को। कौन से संचालक को, स्पार्टा काल के संचालक जो थे क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के, उनको पेडोनोमस कहा जाता था। और इसका एम क्या था, स्पार्टा काल का उद्देश्य क्या था, मैन ऑफ एक्शन था। जी हाँ, होमर में था मैन ऑफ एक्शन मैन ऑफ विजडम, और स्पार्टा में क्या था, मैन ऑफ एक्शन था इसका एम। ठीक है, और इसमें अगर और बात करें तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आता है इस काल में क्या होता था ना, कि जब इस समय पे स्पार्टा काल में शिशु का जन्म होता था तो उस समय क्या होता था, राज्य के जो अधिकारी होते थे ना तो उसके स्वास्थ्य की जांच करने आते थे। और अगर बच्चा स्वस्थ है तो चलो ठीक है, अगर नहीं स्वस्थ होता था तो उसको क्या करते थे कि उसको, अगर बच्चा अस्वस्थ है, अपंग है, दुर्बल होता था तो उसको टाइगेट्स नामक पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। देखिए लिखा हुआ है टाइगेट्स, तो टाइगेट्स नामक पर्वत से फेंकवा दिया जाता था। याद रखिएगा, पूछ लेता है कौन सा पर्वत, नाम पर्वत का पूछता है तो टाइगेट्स नामक पर्वत था, जिससे कमजोर बच्चों को या जो अस्वस्थ बच्चे थे उनको फेंक दिया जाता था। और इसमें गाइस ना स्पार्टा काल में ना कि बच्चों की ना जीवन के जो संबंध में ना विवरण पूरा डिसाइड था कि कब बच्चों को क्या करना है, किस साल में क्या करना है, कितनी एज में। तो इसमें क्या था, जैसे 0 से 7 वर्ष के बच्चे थे उनको उनके माता के पास रखा जाता था, माँ के संरक्षण में रखा जाता था। अब वो जो 7 से 12 वर्ष के हो जाते थे तो उनको बैरिक में रखा जाता था। वहाँ का अनुशासन बड़ा कठोर होता था, कठिन होता था। फिर 12 से 20 वर्ष में क्या होता था, उनको बहुत कठिन तरीके के सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। और 20 से 30 वर्ष में उनको अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता था। और जब वो 30 वर्ष के हो जाते थे तब उनको शादी की अनुमति मिलती थी, और 60 वर्ष तक वो देश की सेवा किया करते थे। और इसमें ये याद रखिएगा, स्पार्टा में जो खेल का मैदान था उसको क्या कहते थे, प्लेटेनिस्टास कहा जाता था। स्पार्टा के खेल के मैदान को प्लेटेनिस्टास कहा जाता था। ठीक है, ये हमारा क्या है। और हम अगर स्पार्टा काल की और बात करें तो स्पार्टा काल में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं लगती थी स्पार्टा काल में। अगर पूछता है कभी तो याद रखिएगा, हालांकि इतना नहीं पूछता है, तो राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं लगती थी जिसको ब्यूल और एगोरा कहते थे। तो जो ब्यूल थी वो सामंतों की सभा थी, और जो एगोरा थी स्वतंत्र नागरिकों की सभा थी। और इस काल के लोग जो थे ना गाइस, कि होमर काल के लोगों से क्या करते थे, घृणा करते थे। और अगर बात करें कि इसमें क्या बोलते हैं, स्पार्टा काल में जो एजुकेशन था ना, तो वो एजुकेशन क्या था, स्त्रियों की शिक्षा और पुरुषों की शिक्षा समान थी। मतलब महिलाएं भी पुरुषों के साथ शिक्षा एजुकेशन लेती थी। और यहाँ का उद्देश्य जैसा मैंने बताया एम क्या था, मैन ऑफ एक्शन था। तो ये हमारा होता है क्या, कंप्लीट होता है किसके बारे में, स्पार्टा काल के बारे में हो जाता है। अब हम लोग अर्ली एथेंस पीरियड के बारे में बात करते हैं, यानी इसको हम लोग पूर्व एथेंस काल बोलते हैं। तो एथेंस को पहले आक्टे या आक्टिके के नाम से जाना जाता था। याद कर लीजिए, अगर पूछ लिया क्वेश्चन में एथेंस को पहले किस नाम से जाना जाता था, ऑप्शंस दे देता है, तो याद रखिएगा आक्टे या आक्टिके नाम से जाना जाता था। और वहाँ की जो व्यायामशाला थी उसको पेलेस्ट्रा कहा जाता था। और पेलेस्ट्रा के जो शारीरिक शिक्षक थे तो उनको क्या कहा जाता था, पेड्रो ट्राइब कहा जाता था। पेड्रो ट्राइब से क्वेश्चन बना हुआ है कि पेड्रो ट्राइब किसे कहते थे, तो याद रखिएगा पेलेस्ट्रा के जो शारीरिक शिक्षक थे उनको पेड्रो ट्राइब कहा जाता था। और वहाँ का जो संगीत का विश्वविद्यालय था, संगीत का विद्यालय था, उसे डिडास्केलियम कहा जाता था। और गाइस इसमें क्या था, इस काल में क्या था ना, सैनिक शिक्षा पर
सैनिक शिक्षा के साथ में नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। ठीक है, मतलब सैनिक शिक्षा तो देते थे पर साथ में नैतिक शिक्षा पे भी विशेष बल दिया जाता था। ठीक है, जेवलिन की शिक्षा को एक कॉन्टेस्टिस कहते थे, तीरंदाजी की शिक्षक को टॉक्सटोस कहते थे। क्या कहते थे? तीरंदाजी की शिक्षक को टैक्सोटोस कहा जाता था, और जो तीरंदाज होता था उसको टॉक्सिफिली कहा जाता था। और इस काल में कई सारी राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किया गया था। किसका राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन? स्पार्टा का, सॉरी किसमें? हमारा पूर्व एथेंस काल में हुआ था, जिन्हें हम लोग पैन हेलेनिक समारोह कहते हैं। क्या कहते हैं? पैन हेलेनिक समारोह कहते हैं। और पैन हेलेनिक जो समारोह थे, इनके अंदर हमारे मुख्य 4 समारोह आयोजित किए जाते थे। पूछ लेगा कि पैन हेलेनिक में कितने समारोह आते हैं, तो याद रखिएगा 4 समारोह आते हैं। जैसे पहला ओलंपिक, दूसरा पाइथियन, स्थिमियन और नीमियन। ये सारे हमारे क्या आते हैं? 4 समारोह आते हैं। तो हम अगर ओलंपिक की बात करें गाइस, तो ओलंपिक हमारा 1776 ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओलंपिक खेल का उत्सव 1776 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका उत्सव अगस्त माह में 5 दिनों तक मनाया जाता था। कब? पहले टाइम पे जब, तो 5 दिनों तक मनाया जाता था। प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता था। ठीक है, और ओलंपिक का जो आयोजन था ना, एलिस नामक नगर में सबसे सुंदर व महत्वपूर्ण स्थान जिसे ओलंपिया कहा जाता था, कहाँ होता था? कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक का आयोजन कहाँ होता था, तो ओलंपिया में किया जाता था। ठीक है, किस स्थान पे किया जाता था? एलिस नामक नगर में किया जाता था। और वहाँ पे क्या था ना, एक बहुत ही विशाल लगभग 40 फुट ऊंची जीएस देवता की मूर्ति थी। गॉड ऑफ स्काई जिनको बोलते हैं, जीएस देवता को गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं। उनकी कितनी फीट ऊंची? 40 फीट ऊंची मूर्ति थी, जिसे ओलंपियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओलंपियम कहा जाता था। और कहते हैं कि यह जो मूर्ति थी, स्टैचू थी, संसार के 7 आश्चर्यों में से एक थी। कौन सी मूर्ति? गॉड ऑफ स्काई की मूर्ति थी, जिसे जीएस देवता बोलते हैं। और ये जो है ना, हाथी के दांत से बनी थी। और तथा क्या था? बहुत सारे स्वर्ण आभूषण थे, उनके आवरणों से ढकी हुई थी। तो जो एलिस नगर था, एलिस नगर के पास ओलंपस नामक पर्वत था। कौन सा? ओलंपस नामक पर्वत था। तो अगर आता है ओलंपस नामक पर्वत कहाँ था, तो याद रखिएगा एलिस नगर के पास में ओलंपस नामक पर्वत था। अगर आता है कि ओलंपियाड किसे कहते हैं, या फिर कहता है कि एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच का जो समय होता है, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको ओलंपियाड कहा जाता है। ओलंपिक के स्टेडियम का नाम याद रखिएगा क्या था? पैनाथेनिक स्टेडियम था। क्या था? पैनाथेनिक स्टेडियम था। और ओलंपिक का जो आयोजन था, जीएस देवता यानी आकाश देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये हमारा ओलंपिक के बारे में हो गया। ओलंपिक के बारे में अब हम लोग बात करते हैं पीथियन गेम के बारे में। तो पीथियन गेम गाइस हमारा 582 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 582 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो ये गेम है ना, कौन सा गेम? पीथियन गेम। तो पीथियन गेम को ना हर दूसरे दर्जे का लोकप्रिय खेल माना जाता था। नहीं, पहले दर्जे को हमारा ओलंपिक था, दूसरे दर्जे का लोकप्रिय खेल हमारा पीथियन खेल था। तो कह सकते हैं कि प्रारंभ में क्या होता था, इसमें संगीत उत्सव ही था, जिसे अपोलो देवता, यानी अपोलो देवता जिसे गॉड ऑफ किसे क्या कहते हैं? गॉड ऑफ सन कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है अपोलो देवता तो गॉड ऑफ सन कहते हैं। तो उनको श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित किया जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, इसमें जो होती खेल क्रियाएं भी जोड़ दी गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यानी कि कह सकते हैं पीथियन गेम जो था ना, तो उसमें पहले क्या सिर्फ संगीत वगैरह का उत्सव होता था। क्यों होता था? कि जो हमारे सूर्य देवता हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए होता था। फिर बाद में क्या हुआ, इसमें हमारी स्पोर्ट्स जो गेम है, खेल की क्रियाओं को भी इसमें ऐड कर दिया गया। और अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारी पीथियन गेम है, तो ये कहाँ पे होते हैं, तो ये डेल्फी नामक पर्वत में होते हैं। कहाँ? डेल्फी पर्वत के मैदान पर आयोजित किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि यह उत्सव ओलंपिक आयोजन के बाद तीसरे वर्ष में डेल्फी पर्वत के मैदान पर आयोजित किया जाता था। और इसका समारोह का मुख्य आकर्षण क्या होता था? रथ और घुड़दौड़ थी। ठीक है, ये हमारा पीथियन गेम हो गया। अब हम लोग स्थीमियन के बारे में बात करें, तो स्थीमियन क्या है गाइस? स्थीमियन गेम में 582 ईसा पूर्व मानते स्थीमियन खेल को भी। तो इन खेलों का आयोजन कौन करता था? पोसीडोन में समुद्र देवता को श्रद्धांजलि देने हेतु होता था। ठीक है, याद रखिएगा जो हमारा ओलंपिक था, ओलंपिक जीएस देवता के लिए होता था। पीथियन गेम जो हमारा था वो अपोलो देवता के लिए होता था। और जो हमारा स्थीमियन गेम है वो हमारे पोसीडन यानी समुद्र देवता के को श्रद्धांजलि देने हेतु कोरिंथ में होता था। ठीक है, कोरिंथ नामक स्थान पे होता था।
और जो ये प्रत्येक ओलंपिक होते थे, प्रत्येक ओलंपिक के मध्य दूसरे वर्ष में आयोजित किया जाता था। ठीक है, जो ओलंपिक थे उसके दूसरे वर्ष में आयोजित किया जाता था, जिस उत्सव में क्या था, नौकायन और सैन्य अभ्यास की क्रियाएं, संगीत व खेल आदि इस चीज़ें सम्मिलित थी। और हम लोग बात करें कि स्थीमन खेल में जो हमारे विजेता होते थे उनको क्या इनाम दिया जाता था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उनको जैतून की टहनियों से बना हुआ ताज पहना जाता था। क्या, जैतून की टहनियों से बना हुआ ताज पहना जाता था। तो ये हमारा क्या हुआ, स्थीमियन खेल हुआ। ठीक है, अब हम लोग नीमियन के बारे में बात करते हैं। तो नीमियन जो हमारा 512 ईसा पूर्व मानते हैं, और जो ये नीमियन खेल है, उत्सव है, वो किसकी उसमें मनाया जाता था, आर्गोलिस नामक स्थान पर मनाया जाता था। कहाँ पे, आर्गोलिस नामक। क्वेश्चन आता है नीमियन खेल कहाँ होते थे, कहाँ मनाया जाता था, तो आर्गोलिस नामक स्थान पर मनाया जाता था। किसके उसमें मनाया जाता था, जीएस देवता यानी आकाश देवता, जिन्हें जीएस मीन्स गॉड ऑफ स्काई के सम्मान में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता था। कितने वर्ष के, 2 वर्ष के अंतराल में गॉड ऑफ स्काई यानी आकाश देवता के सम्मान में नीमियन खेल बनाया जाता था। और इन खेलों में वहाँ के नागरिक ही भाग लिया करते थे। कहाँ, खेलों में वहाँ के खिलाड़ी ही भाग लिया करते थे। और इस खेल का उत्सव हमारा कहाँ पे होता था, धावन क्रिया मुख्य रूप से प्रचलित थी। मतलब नीमियन खेल में धावन क्रिया मुख्य रूप से प्रचलित थी। तो ये हमारा क्या हो गया, नीमियन खेल के बारे में नीमियन खेल हो गया। तो अगर आप अब हम लोग बात करते हैं, अर्ली एथेंस की बात हो गई। अब हम लोग लेटर एथेंस काल पीरियड की बात करते हैं, यानी उत्तर एथेंस काल की बात करते हैं। तो उत्तर एथेंस काल को हम लोग स्वर्ण काल कहते थे। क्या, गोल्डन एज भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है गोल्डन एज किसे कहते हैं, तो लेटर एथेंस पीरियड को कहते हैं, यानी किसको, उत्तर एथेंस काल को कहते हैं। किसको, उत्तर एथेंस काल को कहते हैं। तो इसमें क्या था गाइस, इस उत्तर एथेंस काल में, तो इस काल में क्या था ना, व्यक्तिवाद का चारों तरफ बोलबाला था। यहाँ पे क्या था, व्यक्तिवाद का चारों तरफ बोलबाला था। इसमें क्या था, व्यक्ति के विकास पर अधिक बल दिया गया था। और इसमें और क्या कह सकते हैं कि इस काल में क्या था ना, बहुत सारे दर्शन शास्त्री जो हमारे फिलोसफर हैं इसी काल में आए थे, जैसे कि अरस्तु हो गए हैं, सुकरात हो गए हैं और प्लेटो हैं। तो ये उत्तर एथेंस काल में ही आए हैं। और इस काल में क्या था, मेडिकल एक्सरसाइज यानी औषधि व्यायाम पर अधिक बल दिया गया था। और कह सकते हैं कि इसमें क्या था ना, व्यायाम द्वारा व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य पर विश्लेषण किया जाता था। और हिप्पोक्रेट्स जो थे ना, हिप्पोक्रेट्स को इस काल में याद रखिएगा, हिप्पोक्रेट्स को औषधि व्यायाम का प्रचारक कहा गया था, क्योंकि इन्होंने औषधि व्यायाम पर अधिक बल दिया था। और यह जो उनके रोगी थे, अपने रोगी का इलाज औषधि व्यायाम के द्वारा ही करते थे। और इन्हें आज के युग में चिकित्सा शास्त्र का पितामह यानी फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस काल में याद रखिएगा कि उत्तर एथेंस काल को हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं, यानी स्वर्ण काल भी कहते हैं। इस काल में हमें मेडिकल एक्सरसाइज के बारे में अधिक बल दिया गया था। और इसमें जो हिप्पोक्रेट्स जी थे उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया है, क्योंकि उन्होंने औषधि विज्ञान व्यायाम पर अधिक प्रचार किया हुआ है। और उन्होंने जो उनके पेशेंट होते थे, मरीज होते थे, वो उनका जो ट्रीटमेंट था औषधि व्यायाम के द्वारा ही करते थे। और कह सकते हैं कि इस काल में जो है, किसमें, लेटर एथेंस काल में संगीत के विद्यालय को डीडा स्केलियम कहा जाता था, तथा कुश्ती और मुक्केबाजी की व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा कहा जाता था। और ये हमारा कंप्लीट होता है आज क्या, हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री, एनिशियंट ग्रीस की हिस्ट्री कंप्लीट होती है, यानी यूनान का इतिहास कंप्लीट होता है। अगले उसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ रोम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। जैसा कि कल से नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो आने वाला ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, आपकी सारी जो इच्छाएं हैं पूरी हो, आप तरक्की की ओर बढ़ें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। और गाइस एक बात का याद रखें, प्लीज़ घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका आने वाला दिन शुभ हो।